स्प्लाइसिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग का मतलब होता है टुगेदर करना, मतलब जो है कंबाइन करना। यहाँ पे हमारे इंडेक्स नंबर में स्प्लाइसिंग टू सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर, कि हम दो सीरीज को कंबाइन कर लेते हैं। इसमें बेस ईयर हमारा मतलब फॉर एग्जांपल मैं डाटा लेती हूँ 2000 से लेकर 2020 तक। एक में हमारा बेस ईयर था 2000 जो है पूरा 2000, और एक में था 2010। ठीक है, इसमें बेस ईयर हमारे दो होंगे, उसके मुताबिक हमने अपने जो है प्राइस इंडेक्स निकाले हुए होंगे। अब इन दो प्राइस जो हमारे दो बेस ईयर चल रहे हैं उनको एक में कंबाइन करने को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, टुगेदर कर देना कि दो बेस ईयर थे, उन दोनों बेस ईयर को हमने एक में कंबाइन करना है। एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, अब इसमें हमारे पास स्प्लाइसिंग दो तरह की होती है। एक हमारे पास स्प्लाइसिंग होती है फॉरवर्ड और एक होती है बैकवर्ड। फॉरवर्ड वो होती है जो हमने फॉर एग्जांपल 2010 को लेके हम सारे इंडेक्स नंबर इंक्लूड कर वो कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा फॉरवर्ड होगा। और अगर हम 2000 को लेके अपने सारे इंडेक्स नंबर जो है कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा बैकवर्ड होगा। ठीक है, पिछले वाले को इंडेक्स जो बेस ईयर को लेके करेंगे तो आपका बैकवर्ड, नेक्स्ट वाले बेस ईयर को लेके करेंगे तो वो फॉरवर्ड होगा। An aggregate index number may undergo substantial change by the addition or deletion of items or products, or by changes in the weights used to calculate the index। अब वो ये कह रहे हैं कि ये इसका जो इंडेक्स नंबर आप जो करते हैं स्प्लाइसिंग, इसका ये है कि आपने कोई किसी साल के कोई आइटम्स को इंक्लूड करना हो या डिलीट करना हो तो उस केस में ये स्प्लाइसिंग बहुत बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं 2010 को बेस ईयर लेती हूँ जो हमारा सेकंड बेस ईयर है, फर्स्ट तो 2000 था, सेकंड वाला 2010 है। अगर कोई चेंजिंग आई है 2010 में, कोई चीज़ें मतलब कोई इन्फ्लेशन आई है, डिफ्लेशन आई है, कुछ भी किसी भी वजह से हमने कोई आइटम्स इंक्लूड करने हैं या एक्सक्लूड करने हैं, तो उस लिए फिर हम जो है स्प्लाइसिंग हमें बेस्ट रहता है फिर। The year in which such a major change is made often is defined as a base year for a new series of index numbers. But for the purpose of historical comparison, it may be desirable to have a unified series of index numbers that includes the time periods before the change in the in items or products denoted by old। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एक old होगा आपका और एक new होगा, as well as after change denoted by new। ठीक है, the process, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई है। The process by which two series of index numbers based on different products and different weights are combined is called splicing। आप दो सीरीज को कंबाइन कर रहे होंगे, उसको आप कह देंगे स्प्लाइसिंग। Splicing two such time series of index numbers to form one continuous series requires that the two series have 1 year of overlap। अब इसमें एक ईयर ओवरलैप होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 2001 का बेस ईयर, एक का 2010 है, तो 2010 आपका क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग ईयर हो जाएगा। एक आपका ईयर ओवरलैपिंग ईयर होता है इसमें स्प्लाइसिंग में। The index numbers then often then revised in the process of splicing are the index numbers of old series, with the overlap years serving as a base for the combined series। अब यहाँ से आपको थोड़ी थियरी, आप इसको खुद रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए इस तरह से होता है, आपने जो क्वेश्चन कैलकुलेट करना होगा वो होगा आपका इंडेक्स नंबर प्राइस न्यू का और इंडेक्स नंबर ओल्ड का। ठीक है, इसको 100 डिवाइडेड बाई जो ओल्ड है उस तरह से करके आप जो है फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में आपने जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। आपको पता है इंडेक्स नंबर में आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और वाइटल स्टैटिस्टिक में आपने 1000 से यूजुअली मल्टीप्लाई करना होता है अपने जो भी आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको अच्छी तरह से आप रीडिंग कर देंगे इस दोनों पैराग्राफ्स की। हम यहाँ नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए हमारे पास ईयर है 1970 से लेकर 1980 तक हमारे पास ईयर्स है। ओल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर उन्होंने कैलकुलेट किया है 1970 को। ठीक है, 1970 को एज अ बेस ईयर लेके, इसको एज अ बेस ईयर लेके उन्होंने इन सब के जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया 1975 तक। ठीक है, ये आगे इनके इंडेक्स नंबर्स। अब ये हो गया ओल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर, या इसको नेक्स्ट हम न्यू प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे 1970 को 5 को दोबारा से उन्होंने बेस ईयर ले लिया। मैंने आपको बताया था ना एक ओवरलैपिंग ईयर होगा, यानी कि उसको पीछे वाली सीरीज में भी कैलकुलेट किया होगा और नेक्स्ट सीरीज में भी कैलकुलेट करके बेस ईयर बना लेंगे। ये आपका 1970 क्या हो गया, ओवरलैपिंग ईयर है बेसिकली। इसके थ्रू आपने जो है सारे ये नेक्स्ट वाले जो है कैलकुलेट कर लिए इंडेक्स नंबर। जब ये दोनों इंडेक्स नंबर आपके कैलकुलेट होके आ गए तो फिर आपने सप्लाइज कर देना है इसको। सप्लाइज का मतलब है आपने कैसे, ये देखिए जो ये नेक्स्ट के सारे ये आपका चल रहा है फॉरवर्ड सप्लाइसिंग, बैकवर्ड सप्लाइसिंग नहीं हम कर रहे हैं। ये सारी वैल्यूज़ तो एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपने सेकंड सीरीज़ की है। फर्स्ट सीरीज़ में आपने क्या करना है, जैसे कि लाइक देखें आपके पास ये वैल्यू थी 100 को आपने डिवाइड कर देना है 134
ठीक है, 134.62 ये आपका आ जाएगा 75 4.5। सेकंड के लिए आपने करना होगा 103.1 को मैम ये वैल्यू कहाँ से आई है 134.6? ये आपकी जो लास्ट वाला है ना, ओवरलैपिंग ईयर है, उसको उन्होंने लिया। ओके ओके। हाँ, इसके बाद फिर आपने 103.1 को फिर ओवरलैपिंग ईयर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई जो 100 की आपके पास 76.8 आ जाएगा। फिर आपने 109.7 को ओवरलैपिंग ईयर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आपके पास ये थर्ड वैल्यू आ गई। सिमिलरली फोर्थ वैल्यू को ओवरलैपिंग ईयर से आपने हर ईयर को डिवाइड करते गए और आपके पास ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी। और ओवरलैपिंग ईयर के सामने जो है आपने 100 बेस ईयर के मतलब इसको बेस ईयर लेते हुए कंसीडर करते हुए ये करते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये आपका बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपका फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग होता है। बैकवर्ड स्प्लाइसिंग भी इसी तरह से करना होता है, लेकिन ऐसे उसका कोई क्वेश्चन या कुछ नहीं है, तो आपने बस ये देख लेना है। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर दूँ। आपका जो ओवरलैपिंग आपने जो दो सीरीज आपको गिवन होंगे, उनके इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, जो आपको उन्होंने बेस ईयर कहने हैं उसके मुताबिक। एक ईयर आपका ओवरलैपिंग ईयर बन जाएगा। उस ओवरलैपिंग ईयर को लेते हुए आपने जो है प्रीवियस वाले सारे जो इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट कर लेने हैं, और इस तरह से आपके पास सप्लाइज होकर एक ईयर का जो है इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो है इंडेक्स नंबर जो है बेसिकली बेस ईयर तो 1975 ही है, लेकिन आपने सारे ईयर्स के कैलकुलेट कर लिए हैं इंडेक्स नंबर, सप्लाइज कर दिया, यानी कि कंबाइन कर दिया, टुगेदर कर दिया पूरी सीरीज को। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद इस पैराग्राफ में इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन दी है, तो आप इसको देख लें, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज सब चीज़ें हैं। Although splicing makes it possible to achieve a form of numerical comparability between two series of indexes, use of this method does not solve the basic problem of changing consumption patterns and associated changes that there have to be made in the products that serve as a sample for aggregate index and the weight attached to their prices. ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से रीडिंग करके आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद बस ये हम टॉपिक पढ़ते हैं, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये आपको जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने जो पिछले बुक से देखा था उसमें भी आपने पढ़ा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आप कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं, बास्केट मार्केट बास्केट भी मतलब बास्केट भी कहते हैं कि इसको, यानी कि इसमें सारे आपने जो कंज्यूमर जो है वो चीज़ें परचेज कर रहा होता है, उससे आपने उनसे डाटा लेके कैलकुलेट करना होता है। The CPI Consumer Price Index is the most widely known of published indexes because of its use and indicator of the cost of living। ठीक है, आपको बेसिकली जो है आम लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देयर इज अ सम कंट्रोवर्सी among statisticians as to whether the objective of measuring the cost of living is in fact achieved. It is published monthly by Bureau of Labor Statistics of United States Department of Labor। अब देखिए ये तो उन्होंने ये यूएस के मुताबिक बताया है, लेकिन पाकिस्तान में भी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो है आपका सारा डाटा मंथली ईयरली जो है सारा आता है, monthly, yearly, quarterly. Next, the CPI has its origins in the development of so-called cost of living index by Bureau of Labor Statistics for the use of determining fair wage scale in the shipbuilding industry during World War One। अब ये सारा तो उससे रिलेटेड है बेसिकली। देखिए सीपीआई का बेसिकली फार्मूला क्या है, आपने वहाँ पे भी देखा होगा कि सीपीआई बेसिकली लेस पेयर्स दिया है। वो आपने जो रेस्पेस का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना सीखा था, या फिर आपने उसका रिलेटिव कैलकुलेट करना सीखा था, उसी को उन्होंने उसका नाम चेंज करके हाउस होल्ड बजट और दूसरा नाम देके आपने कैलकुलेट किया था सीपीआई को। देखिए सीपीआई बेसिकली ये है कि ऊपर आपका करंट ईयर आता है और नीचे जो इसका है डिनोमिनेटर में बेस ईयर आता है या बेस प्राइस आती है। ठीक है, यही उसका फॉर्मूला है यहाँ पे सीपीआई का। ठीक है, जहाँ जो वहाँ पे ना वो यहाँ पे है। नेक्स्ट इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन अगर आपने सीपीआई के थ्रू कैलकुलेट करनी हो तो सीपीआई करंट माइनस सीपीआई बेस डिवाइडेड बाय सीपीआई बेस, इसके थ्रू आप जो है कैलकुलेट करते हैं। देखिए जैसे कि सीपीआई 1975 कोई वैल्यूज यहाँ पे तो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एग्जांपल में कोई होगा पेश या स्किप हो गए, कुछ तरह से आप देख लें। सीपीआई 1975 सीपीआई 1970 मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपने जो है इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सीपीआई मेजर्स इन्फ्लेशन इफ इट इंक्रीजेस 100। अब ये तो आपको पता है कोई भी वैल्यू अगर आप इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं, अगर वो 100 हमारा स्टैंडर्ड है तो उससे वैल्यू बड़ी आएगी तो इन्फ्लेशन होगी, अगर वैल्यू 100 से छोटी होगी तो वो डिफ्लेशन को शो करेगी।
सिमिलरली जिस तरह वाइटर स्टैटिस्टिक में भी 100 स्टैंडर्ड दे रहे थे तो उससे बड़ी वैल्यू इंक्रीज शो करती थी, छोटी वैल्यू डिक्रीज शो करती थी। यहाँ पे भी यही है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। इसमें जो है आपकी एग्जांपल्स कम है, ज़्यादा आपके जो है डेफिनेशन ही आपने ज़्यादा करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए आप।